नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। मानव और प्रकृति का एक दूसरे से अटूट संबंध है। मानव का प्रकृति के प्रति कर्तव्य है उसका संरक्षण करना, उसे संजोए रखना। जहां प्रकृति मानव जीवन के अलग अलग पहलुओं को निर्धारित करती है, वहीं मानव की क्रियाकलापों से प्रकृति भी प्रभावित होती है और यही प्रभाव कुछ समय बाद मानव के जीवन पर गंभीर असर डालता है। चाहे ओजोन परत में छेद हो, बढ़ता वायु प्रदूषण हो, अनगिनत बीमारियां हो, जैव विविधता में कमी हो या जलवायु परिवर्तन और बदलते मौसम चक्र को देखें, ये सभी प्रकृति और उसकी विविधताओं से मनुष्य द्वारा किए गए छेड़छाड़ का ही परिणाम है। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए ही हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इंसानों और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को देखते हुए ये खास दिन हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रेरित करता है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है जैव विविधता, जो मानव जाति के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है और जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर जागरूकता फैलाने की अपील की। साथ ही जैव विविधता के संरक्षण पर जोर दिया। विशेष में आज बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की, जानेंगे क्या है दुनिया भर में जैव विविधता की स्थिति और जलवायु परिवर्तन का मनुष्य और जीवों पर किस तरह पड़ता है असर। शुरुआत करते हैं विशेष की। पर्यावरण के प्रति लोगों की उदासीनता हमेशा से ही बड़ी चुनौती रही है। बीते कई वर्षों से ये कोशिश रही है कि लोगों को पर्यावरण के साथ जोड़ा जाए और इसकी अहमियत से लोगों को रूबरू कराया जाए। इसके लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद इंसानों को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने को प्रेरित करना है। हर साल पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम चुनी जाती है। इस बार की थीम है जैव विविधता। हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो हवा हम सांस के जरिए लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जो जलवायु हमारी धरती को रहने योग्य बनाती है, वो सब प्रकृति से आती है। एक साल में हमें जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसके आधे से अधिक हिस्से को समुद्री पौधे पैदा करते हैं। वहीं एक परिपक्व पेड़ साल भर में 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और बदले में हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है। प्रकृति जहां हमें इतनी नियामत देती है, वहीं हम प्रकृति के साथ न्याय नहीं करते। हमें पर्यावरण और प्रकृति को बचाने और सबसे बढ़कर खुद को बचाने के लिए प्रकृति के संरक्षण पर काफी अधिक जोर देने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अरबों डॉलर खर्च करके भी हम प्रकृति और इसकी जैव विविधता को हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा पर्यावरण दिवस के मौके पर इस बार की थीम जैव विविधता रखी गई है। कोशिश ये है कि प्रकृति के महत्व को लोग समझें और इसके संरक्षण के लिए कदम उठाएं। सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 को लागू करने की दिशा में भी ये महत्वपूर्ण कदम है। सतत विकास के 14वें और 15वें लक्ष्य को इसके बगैर हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। इसके तहत हवा, पानी, जमीन और इकोसिस्टम को बचाए रखने का संकल्प लिया गया है। इस बार जर्मनी के साथ साझेदारी में कोलंबिया को मेजबान देश बनाया गया है। Nature provides us with everything we need, but nature's resources are not limitless. What we eat, what we wear, and how we live altered much of the planet's surface, causing destruction of our environment, threatening livelihoods, and allowing the spread of diseases. Each of us can take part in rebuilding the balance between our growth and the planet's ability to support humanity now and in the future. इस बार जैव विविधता को बचाने और उसके संरक्षण के लिए साल भर जागरूकता अभियान चलाने का लक्ष्य बनाया गया है। असल में हर साल पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम तय की जाती है। साल 2019 में यह थीम वायु प्रदूषण को कम करने और हवा को स्वच्छ बनाने के लिए थी।
साल 2018 में ये थीम प्लास्टिक प्रदूषकों से निपटने की थी, तो 2017 में लोगों को पर्यावरण से जोड़ने की थी। वहीं साल 2016 में वन्य जीवों की तस्करी रोकना ये थीम थी। तो वहीं 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर 7 अरब लोगों के बोझ और प्रकृति के इस्तेमाल में सावधानी बरतने को थीम बनाया था। 2014 में छोटे द्वीप और जलवायु परिवर्तन पर जोर दिया गया था। 2013 में कार्बन फुटप्रिंट को कम करना थीम थी। 2012 में हरित अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य बनाया गया था। तो वहीं 2011 में जंगल बचाने और पेड़ लगाने पर संयुक्त राष्ट्र का जोर था। इससे पहले भी पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दों को थीम बनाकर संयुक्त राष्ट्र ने इसके प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया और हर साल थीम के इर्द गिर्द कई अभियान चलाए गए। असल में 5 से 16 जून 1972 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने स्वीडन में पर्यावरण के विषय पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान पहली बार एक ही पृथ्वी का नारा दिया गया। इसके बाद 15 दिसंबर 1972 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित कर हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का ऐलान किया। तय हुआ कि इस दिन दुनिया भर में पर्यावरण की वर्तमान चुनौतियों और उसके समाधान पर चर्चा हो। इस तरह 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण दिवस मनाते हुए करीब 5 दशक हो चुके हैं, लेकिन पर्यावरण पर चिंताएं जस की तस बरकरार हैं। इस बार पर्यावरण दिवस ऐसे समय आया है जबकि पूरी मानव जाति एक बड़े स्वास्थ्य संकट कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है और दुनिया ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी प्रकृति का बेहतर ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पृथ्वी और उस पर मौजूद लाखों करोड़ों जीव जंतु, प्रकृति की गोद में पल रहे सभी जीव जंतु एक दूसरे से अलग हैं। इस जैव विविधता के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन असंभव है। इस साल पर्यावरण दिवस की थीम भी जैव विविधता पर ही है। आइए नजर डालते हैं क्यों जैव विविधता इतना महत्वपूर्ण है, इसकी सकारात्मक प्रभाव क्या है और क्यों इसका संरक्षण धरती के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। धरती और इस धरती पर मौजूद असंख्य जीव जंतु और पेड़ पौधे, इन सभी की कई प्रजातियां भी हैं जिनके अपने रूप और गुण हैं और यही जैव विविधता के रूप में धरती पर मौजूद है। ये जैव विविधता ही धरती के अस्तित्व को बनाए रखने में अपना योगदान देती है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले वॉल्टर जी रासन ने 1985 में किया था। जैव विविधता को 3 प्रकार में बांटकर समझा जा सकता है। पहला आनुवांशिक विविधता, दूसरा प्रजातीय विविधता और तीसरा पारितंत्र विविधता। प्रजातियों में पाई जाने वाली आनुवांशिक विभिन्नता को आनुवांशिक विविधता के नाम से जाना जाता है, जो जीवों के विभिन्न आवासों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन के वजह से आती है। प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नता को प्रजातीय विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। किसी भी इकोसिस्टम के उचित कार्य के लिए प्रजातीय विविधता का होना अनिवार्य है। इकोसिस्टम यानी पारितंत्र विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाली पारितंत्रों में उस विभिन्नता को कहते हैं जिसमें प्रजातियों का निवास होता है। पारितंत्र विविधता भौगोलिक क्षेत्रों जैसे झील, मरुस्थल, सागर, पहाड़ आदि में देखी जाती है। दुनिया में लाखों करोड़ों प्रजातियां हैं जिसकी लगातार खोज होती रहती है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार इनकी संख्या 30 लाख से 10 करोड़ के बीच है। विश्व में 14,35,662 प्रजातियों की पहचान की गई है। अभी भी बहुत सी प्रजातियों की पहचान होना बाकी है। पहचानी गई मुख्य प्रजातियों में 7,51,000 प्रजातियां कीटों की, 2,48,000 पौधों की, 2,81,000 जंतुओं की, 68,000 कवकों की, 26,000 शैवालों की, 4,800 जीवाणुओं की और 1,000 विषाणुओं की है।
इसी साल जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक जैव विविधता का संरक्षण तभी संभव है जब इकोसिस्टम के साथ मानव का व्यवहार सही हो और जंगलों का बचाव किया जाए। रिपोर्ट ने कुछ ऐसे तथ्य साझा किए हैं जो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक साल 1990 से अभी तक दुनिया के 420 अरब हेक्टेयर जंगल को मानव ने अपने इस्तेमाल के लिए नष्ट कर दिया है। जैव विविधता को बचाने और बनाए रखने के लिए जंगलों की कटाई पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार जंगलों में 60,000 विविध पेड़ों की प्रजातियां, 80% जल थलचर यानी एम्फीबियन प्रजातियां, 75% पक्षी प्रजातियां और 68% स्तनपायी प्रजातियां मौजूद हैं। दुनिया भर के साझा प्रयासों से जंगलों की कटाई में काफी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी हर साल 10 अरब हेक्टेयर जंगल खेती और अन्य गतिविधियों के लिए काटे जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द ही करीब 1 अरब जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियां धरती से लुप्त हो जाएंगी। जैव विविधता के बिना मानव इस धरती पर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम इसी इकोसिस्टम का एक हिस्सा हैं। भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन और चारा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंसान जैव विविधता पर ही निर्भर है। जैव विविधता कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ साथ रोगरोधी और कीटरोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायक होती है। वानस्पतिक जैव विविधता औषधीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। एक अनुमान के मुताबिक आज लगभग 30% उपलब्ध औषधियों को उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों से ही पाया जाता है। जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक होती है। वहीं प्रदूषकों का विघटन और उनका अवशोषण कुछ पौधों की विशेषता होती है। वहीं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां जहरीले बेकार पदार्थों के साफ सफाई में भी सहायक होती है। जैव विविधता में संपन्न वन पारितंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। जैव विविधता की मृदा यानी मिट्टी के निर्माण के साथ साथ उसके संरक्षण में भी सहायक होती है। जैव विविधता मृदा संरचना को सुधारती है, जल धारण क्षमता एवं पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है और जैव विविधता ही जल संरक्षण में भी सहायक होती है। संयुक्त राष्ट्र की जैव विविधता पर आई इस रिपोर्ट में कोविड-19 को लेकर भी साफ कहा गया है कि इस तरह की महामारी भी जैव विविधता को पहुंचाए जा रहे नुकसान का नतीजा है, क्योंकि मानव का स्वास्थ्य तभी दुरुस्त रहेगा जब हमारा इकोसिस्टम स्वस्थ रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पर्यावरण असंतुलन और इससे जुड़ी तमाम चुनौतियां आज पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चिंता बनकर उभरी हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, लिहाजा भारत में पर्यावरण दिवस मनाने का दायरा और अहम हो जाता है दूसरे मुल्कों की तुलना में। हालांकि भारत में पर्यावरण को लेकर हमेशा से खासी संजीदगी रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देश की जनता से पर्यावरण की सुरक्षा और जैव विविधता के संरक्षण की अपील की। एक और जहां साल 2020 को इतिहास में कोरोना महामारी के लिए याद रखा जाएगा, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर साझा होती जीवों और प्राकृतिक दृश्यों की तस्वीरें भी 2020 को हमारे मस्तिष्क से कभी उतरने ना देगी। जैव विविधता के संदर्भ में साल 2020 काफी खास है। जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश और दुनिया में प्रकृति को बचाने के साथ ही जैव विविधता के संरक्षण की अपील की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया कि ये दिन पूरी प्रकृति में परस्पर जुड़ाव की याद दिलाता है। भारत में जैव विविधता व पर्यावरण के संरक्षण की परंपरा रही है। हम अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि भावी पीढ़ियों को बेहतर और हरित पृथ्वी की विरासत सौंप सके। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि प्रकृति के प्रति सद्भाव और कृतज्ञता ही हमारे सांस्कृतिक संस्कार हैं। इन संस्कारों का पालन करें।
उपराष्ट्रपति ने लिखा कि ये विश्वास और प्रकृति के प्रति सौहार्द ही हमारी सनातन संस्कृति का परिचायक है, जिस पर मानव सभ्यता विकसित हुई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर फेसबुक पर भी एक पोस्ट लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्व पर्यावरण दिवस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इस मौके पर हम अपने ग्रह की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि आइए हम सामूहिक रूप से वनस्पतियों और जीवों को सुनिश्चित करने के लिए जो भी संभव हो हम वो पृथ्वी से साझा करते हैं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी बेहतर ग्रह छोड़ सकते हैं। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण दिवस का जिक्र करते हुए प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण पर जोर दिया था। मेरे प्यारे देशवासियों, विश्व पर्यावरण दिवस पर इस साल की थीम है बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। वर्तमान परिस्थितियों में यह थीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इससे हमें अपने आसपास प्रकृति की समृद्ध विविधता को, जैव विविधता को करीब से देखने का अवसर भी मिला है। आज कितने ही ऐसे पक्षी जो प्रदूषण और शोर शराबे में ओझल हो गए थे, सालों बाद उनकी आवाज को लोग अपने घरों में सुन रहे हैं। अनेक जगहों से जानवरों के उन्मुक्त विचरण की खबरें भी आ रही है। मेरी तरह आपने भी सोशल मीडिया में जरूर इन बातों को देखा होगा, पढ़ा होगा। बहुत लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं, तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि वो अपने घर से दूर दूर पहाड़ियां देख पा रहे हैं, दूर दूर जलती हुई रोशनी देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कई लोगों के मन में ये संकल्प उठा होगा, क्या हम उन दृश्यों को ऐसे ही बना रख सकते हैं? इन तस्वीरों ने लोगों को प्रकृति के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी दी है। नदियां सदा स्वच्छ रहें, पशु पक्षियों को भी खुलकर जीने का हक मिले, आसमान भी साफ सुथरा हो, इसके लिए हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की प्रेरणा ले सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत दुनिया की 8% जैव विविधता का संरक्षण करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश में 200 निगम शहरों में शहरी वन कार्यक्रम लॉन्च करने का फैसला किया है। India is able to preserve 8% world's biodiversity. This is no small feat, because India has been able to prove this, that here is the country which preserves biodiversity despite constraints. Indian culture is like this. कोरोना महामारी के चक्र को रोकने के लिए विश्व के अधिकतर देशों ने लॉकडाउन का फैसला लिया, जिसका पर्यावरण पर काफी सकारात्मक असर देखने को मिला है। इसकी वजह से जहां प्रदूषण में कमी आई है, वहीं जैव विविधता के संरक्षण में भी फायदा देखने को मिला है। प्रकृति को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखने के लिए जैव विविधता को बचाए रखना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन में दुनिया की रफ्तार क्या थमी, प्रकृति सांस लेती साफ नजर आने लगी। चिड़ियों की चहचहाट, नीला आसमान और हवा में ताजगी प्रदूषण से बदरंग हुए शहरों में भी महसूस होने लगी। कोविड की वजह से ही सही, लेकिन इंसान को प्रकृति ने साफ इशारा कर दिया कि विकास की गति तेज होगी तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचना लाजमी है। क्लाइमेट चेंज की समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मानव पर्यावरण के संरक्षण पर विकास से ज्यादा तरजीह दे। शहरों में खड़ी इन ऊंची इमारतों को देखिए। तरक्की की ये नई मिसाल है। बीते 2 दशक में भारत में तेज गति से शहरीकरण हुआ है, लेकिन इसी दौरान देश में प्रदूषण का स्तर भी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया।
आलम यह है कि एक हालिया शोध में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 13 भारत के हैं। राजधानी दिल्ली में तो हालात और भी खराब हैं। वायु प्रदूषण के मामले में तो दिल्ली की स्थिति बदतर है। यहाँ छोटी उम्र के हर चौथे बच्चे सांस की बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। जहरीली हवा के चलते भारत में लोगों की सामान्य उम्र जितनी होनी चाहिए उससे 3 साल कम हो जा रही है। पूरे देश में 66 करोड़ लोग उन इलाकों में रहते हैं जहां हवा में मौजूद कण मानकों से 4 गुना ज्यादा है, यानी खतरे की घंटी चारों तरफ बज रही है। बढ़ते कारखानों और गाड़ियों की तादाद ने लोगों को सुविधाएं तो पहुंचाई हैं, लेकिन इसी वजह से स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी फैल रही हैं। कूड़े के ढेर शहरों की पहचान बन गए हैं। शहरों के कचरे पड़ोस की नदियों में बहाए जा रहे हैं और जल शोधन योजना के अभाव के चलते उत्तर भारत में गंगा और यमुना की हालत बदतर हो गई है। दिल्ली में तो यमुना और गंदे नाले के बीच फर्क करना भी मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि यमुना का दिल्ली से गुजरने वाले हिस्से को एक पूरी नदी मान ले तो ये दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी कहलाएगी। महानगरों के साथ गंदगी का ये रिश्ता विकास और पर्यावरण पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। बिजली की खपत, एसी, रेफ्रिजरेटरों की बढ़ती संख्या, गाड़ियों के धुएं, पॉलिथीन के इस्तेमाल से लेकर ठोस और द्रव कचरों के निपटान के चलते पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में नदियों के किनारे जिस तरह घर बनाए गए, पहाड़ों के आसपास जिस तरह निर्माण कार्य हो रहे हैं, नदियों को जिस तरह बांधों में तब्दील किया जा रहा है, उससे पर्यावरणविदों का एक तबका नाराज है। जंगलों की कटाई और कारखाना लगाने से पहले पर्यावरण को होने वाले नुकसान के आकलन में कई बार कोताही बरती जाती है। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि वो अब कार्रवाई के मामले में तेजी बरतेगा। प्रदूषण को लेकर देश के 4 महानगरों में अक्सर सर्वे कराया जाता है। इसमें नतीजा ये निकला कि 8 से 14 साल के करीब 2,500 बच्चों में 40% में फेफड़े कमजोर हैं। वायु प्रदूषण तो है ही, लेकिन चिंताएं इससे कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान बढ़ रहा है और हिमालय जैसे पहाड़ों पर ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं। विकास के जो पैमाने हैं उसकी परिभाषा को लेकर आज भी मतभेद है। पर्यावरण को बचाने के लिए देश में कई नियम कायदे बने, लेकिन वो नतीजे नहीं मिले जिसकी उम्मीद की गई। लॉकडाउन के चंद दिनों ने ही कई नदियों को प्रदूषण मुक्त कर दिया, तो शहरों के प्रदूषण में भारी कमी भी आई है। वक्त आ गया है कि बेलगाम मानव गतिविधियों पर रोक लगे ताकि जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष के आज के अंक में मेरे साथ इतना ही। आपके सुझाव का, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टीवी।